रवीना ने गाउन उतारकर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैर तले से जमीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली रवीना कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो रवीना की तरह ही सौम्य और सीधी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर और बदचलन स्त्री पुरुष की संतान हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा? तभी रवीना ने पापा की दाएं जांघ पर कसकर चिकोटी काट दी, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं है। मैं गाल सहलाती रह गई थी और आज पापा रवीना की बदतमीजियों पर कोई ध्यान न दे रहे हैं। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य और सुन पड़ जाता है कि दांत और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यही मेरे मन के किसी कोने में सेक्स को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं सेक्स के इस अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चली गई। इसी बीच पापा ने रवीना को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक एक दाढ़ी नहीं बनाते हो। तुमसे बात कौन करेगा? तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर चुभती है। रवीना, दाढ़ी को मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो? पापा के यह कहते ही रवीना हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है? स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ दे जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता सेक्स में नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ मैं। यह कहते कहते रवीना ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपनी चिकनी और मुलायम गाल उनके दाढ़ीदार गाल पर रख कर रगड़ने लगी। यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी कि यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं करते। यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। रवीना पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी वेदांत अंकल पर इसलिए मुग्ध हैं क्योंकि वह सहवास कला में निपुण हैं और साथ ही चिकनों गाले वाले हैं। ये दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपनी मनपसंद किसी सुयोग साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज़ को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं, पापा, मम्मी, वेदांत अंकल, रवीना आदि सब बहके या भटके नहीं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी माध्यांत मैंने देखा, पापा रवीना की देह पर झुकते जा रहे हैं और उनके होठ रवीना के होठों के लिए मचल रहे हैं। मैंने अगले पल ही अपनी दोनों हथेलियों से आंखें ढक ली और मन ही मन सोचने लगी, यह कैसी आग है जो स्त्री को पुरुष दर पुरुष को स्त्री दर स्त्री भटकने पर मजबूर कर देती है। पुरुष की बाहों का पहला पहला स्पर्श कैसा होता होगा? पुरुष के सत्संग में कभी नहीं आने वाली एक स्त्री पुरुष की बाहों के स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। यह न जाने की कोशिश करते करते पसीने से दरबदर हो गई। मैंने देखा
हाथ के पसीने से फाइल भीग गई और मैं फूट फूट आए पसीने ने मेरे बनियान को भिगो दिया। मेरे हाथ अनायास ही मेरी जांघों पर चले गए। मेरी चड्डी भी पसीने से भीग गई। मुझे लगा मेरे भीतर भी कुछ हो रहा है। मैं वहाँ से सीधे अपने कमरे में आई। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अन्यास ही बाल फट पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। न तो मम्मी दोषी हैं और न ही पापा दोषी हैं। चरित्रहीन कोई नहीं। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और परिस्थितियां जन्य लाचारी ने ही दूसरे से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। मैं मम्मी को भी जानती हूँ और पापा को भी जानती हूँ। मुझे अच्छी तरह से याद है मम्मी पहले ऐसी नहीं थी। देह बेचना उसका धंधा नहीं है। वेदांत अंकल से वह पैसे नहीं ऐंठती हैं। उसे तो योना आनंद का सुख चाहिए जो पापा नहीं दे सकते, क्योंकि पापा को तो रवीना पर मुग्ध हैं। जब प्रकृति के सारे कार्य समय से होते हैं तो फिर मनुष्य किसी का इंतजार कब तक करेगा। मम्मी जवान हैं, उसे इंद्रिय सुख चाहिए ही चाहिए। किसी को बदचलन या चरित्रहीन कहना इतना आसान है, उसको समझना उतना ही कठिन है। एक पुरुष की बाहों से दूसरी पुरुष की बाहों में जाने का सफ़र कितना दुष्कर होता है। भले ही सहवास के सुखों में वृद्धि हो जाती हो, पर क्या शुरू में दूसरे पुरुष तक पहुंचने में तकलीफ नहीं होती होगी। कितना अपमानित होना पड़ता होगा। मम्मी पापा को नज़रअंदाज शुरू से ही करती आ रही है। आखिर कब तक वह अपने प्रति उसकी उदासीनता को ओढ़े रहते। कभी न कभी तो किसी न किसी से तो उन्हें जुड़ना ही था। मैं रवीना की शुक्रगुजार हूँ कि उसने पापा को समझा है, और मैं वेदांत अंकल की भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मम्मी को पीड़ा और बढ़ने नहीं दिया है। अगर पापा के जीवन में रवीना नहीं आई होती और मम्मी के जीवन में वेदांत अंकल नहीं आए होते तो क्या ये दोनों दिमागी रूप से पागल नहीं हो गए होते। इन अवैध संबंधों ने ही तो उन्हें यौन रोगी होने से बचाया है। इतने में ही मेरे विचारों की श्रृंखला टूट गई। पापा दरवाजे में खड़े थे और रवीना उनके पीछे खड़ी थी। मेरे बोलने से पहले ही दोनों मेरे नज़दीक आकर बैठ गए। मैंने देखा दोनों के ही चेहरों पर गजब की ताजगी और आत्मसंतुष्टि थी। मेरे मन में पापा के प्रति कोई मैल भाव नहीं था। मैं रवीना को भी एक बदचलन औरत नहीं मानती थी। मम्मी के लिए भी मेरे मन में कोई बैर भाव नहीं था। परिस्थितियों ही ऐसी बन गई थी कि सब घालमेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गई तो इन विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मेरे भीतर एक गजब का आत्ममंथन चल ही रहा था कि पापा ने मुझे टोक दिया। काजोल बेटी, क्या सोच रही हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है पापा। मैंने यह कहते हुए पापा की ओर देखा तो वह मुझसे आंखें मिला ना सके। मैं बोली, पापा मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। तुम मम्मी के लिए या दुनिया के लिए जैसे भी हो, लेकिन मेरे लिए तो सिर्फ मेरे पापा ही हो। और मम्मी भी तुम्हारे लिए कैसी भी हो न हो, पर मेरे लिए तो मेरी मम्मी है। मैं जानती हूँ यह है बेटी। कहते कहते पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने महसूस किया पापा कुछ यह जान गए थे कि मुझे मालूम हो गया है रवीना से उनके क्या संबंध हैं। इतने में ही रवीना ने अपने पर्स से टॉफ़िया के 2 पैकेट मेरे आगे रख दिए। तुम्हें ये टॉफ़िया पसंद हैं? न, मैं तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। रवीना यह कहकर हंसने लगी। मैं सोच रही थी अब मैं इस प्यार
और लगाव को क्यों कहूँ, कैसे यह कह दूँ कि रवीना बदचलन है या वेदांत अंकल चरित्रहीन है। मुझे एक साथ इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले हैं। मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। बुरे तो तब होते जब वे एक दूसरे को ब्लैकमेल करते या ठगते लूटते। वे तो जिंदगी को जी रहे हैं, वह भी बड़े ही सलीके से। मम्मी पापा के साथ रह भी रही हैं, पर अपने तरीके से जी भी रही है। पापा भी मम्मी के साथ रह रहे हैं और अपना जीवन भी जी रहे हैं। घाटे में कोई है तो वह मैं हूँ। मुझे मम्मी पापा की दोहरी ज़िंदगी के साथ आए दिन समझौता करना पड़ता है। मुझे डर है कहीं मैं दोहरी ज़िंदगी जीने की आदी न बन जाऊँ। इतने सारे लोगों का प्यार किसी दिन मेरे लिए धीमा जहर भी बन सकता है। मैं अभी और सोचती इतने में पापा बोले, बेटी तुम पढ़ाई करो, मैं रवीना को बस स्टैंड तक छोड़ कर आता हूँ। यस पापा, मैं यह कहकर एक किताब रैंक से खींच कर पलटने लगी। दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आई नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। दोस्तों आज की हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। और दोस्तों इस वीडियो का और एक पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।